ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो प्रिंसेस की जान बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा देता है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है घने जंगलों से, जहां हमें बताया जाता है कि इस जंगल के उस पार बहुत बड़ी पहाड़ी है और उन वादियों में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जो कि काफी समय से सो रहा है, और अगर उस जगह पर कोई भी जाता है तो वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता है। यहीं से सीन चेंज होता है, हमें एक राज्य को दिखाया जाता है जिसकी राजकुमारी थी क्रिस्टीन। ऐसा कहा जाता है कि अगर क्रिस्टीन की शादी 18 साल में नहीं करवाई गई तो वो मॉन्स्टर प्रिंसेस को उठाकर ले जाएगा। इसी वजह से प्रिंसेस के पिता यानी कि राजा उसकी शादी फेडरिक से करवाना चाहते थे, जो कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार होता है। यहाँ पर प्रिंसेस शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान होती है। और हमें बताया जाता है कि कल प्रिंसेस की 18वीं सालगिरह है, यानी कि उसकी उम्र अब 18 साल हो जाएगी, इसलिए उसे अब शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्रिस्टीन अपने पिता की बात नहीं मानती है और राजमहल छोड़ने का डिसाइड कर लेती है और रात में बिना किसी को बताए महल को छोड़कर वहां से भाग जाती है। इधर हम एस्पिन को देखते हैं जो नजदीक के गांव में अपने पिता और भाइयों के साथ रहा करता था। वो खाने की तलाश में जंगल आया होता है। जैसे ही वो क्रिस्टीन के घोड़े को देखता है वो घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ पर क्रिस्टीन उसकी हेल्प करती है। तभी एस्विन उससे खाने के लिए पूछता है तो क्रिस्टीन उसका सारा खाना खा लेती है क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। वहीं पर एस्पिन उसे अपना नाम बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टीन उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम एस्पिन को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसके पिता उससे खाने की चीजें मांगते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ कुछ एप्पल ही बचे होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उसके पिता उस पर काफी ज्यादा नाराज होते हैं और वो अपने दोनों बेटों को फिर से जंगल भेज देते हैं ताकि वो खाने का इंतजाम कर पाए। इधर हम स्पिन को देखते हैं जो रात में अकेला होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है क्योंकि उसे कुछ डरावनी आवाजें भी आ रही थी। फिर हम एस्पिन को देखते हैं जो एक आग की लकड़ी को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है, लेकिन इसी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। वहीं पर हम एस्पिन को देखते हैं जो आग बुझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए हम देखते हैं कि एस्पिन अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो जंगलों में घूम रही होती है। तभी उसे भी वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है। उसका घोड़ा डर जाता है, इसी वजह से वो क्रिस्टीन को गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। फिर वहां पर बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आकर क्रिस्टीन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम एस्पिन के पिता को देखते हैं। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि सारा घर जल चुका है और वो एस्पिन से पूछते हैं तो एस्पिन उन्हें बताता है कि ये सब कुछ मॉन्स्टर की वजह से हुआ है। मैंने उसको देखा था, लेकिन उसके पिता को उस पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसी शरारतें करते रहता था। ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर राजकुमार फेडरिक आता है जो कि प्रिंसेस की तलाश में निकला होता है। वो प्रिंसेस के बारे में सभी से पूछने लगता है। यहाँ पर एस्पिन के पिता उससे कहते हैं कि हमने किसी भी प्रिंसेस को नहीं देखा है। यहाँ पर एस्पिन समझ जाता है कि जिस लड़की को उसने खाना खिलाया था दरअसल वो एक प्रिंसेस थी और उसके चेहरे में घबराहट होती है। ये देखकर फेडरिक समझ जाता है और उससे पूछने के लिए आता है, लेकिन एस्पिन के पिता बीच में कहते हैं कि एस्पिन ने किसी प्रिंसेस को नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर को देखा था। यहाँ पर फेडरिक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम अभी भी उतनी पुरानी बातों पर यकीन करते हो। तभी यहाँ पर एस्पिन पूछता है कि क्या तुम प्रिंसेस से शादी करना चाहते हो, तो फेडरिक बताता है कि मैं उससे शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे शादी के बाद मारने वाला हूँ और जो भी इंसान प्रिंसेस को ढूंढने में मेरी हेल्प करेगा मैं उसे इनाम देने वाला हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फेडरिक के जाने के बाद एस्पिन के पिता दोनों बेटों से कहते हैं कि हमें कैसे भी राजकुमारी को ढूंढना होगा, जिसके बाद हमें इनाम के पैसे मिलेंगे और उसी पैसों से हम एक नया घर बनाएंगे। और हम देखते हैं कि उनके पिता दोनों भाइयों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ प्रिंसेस को ढूंढो। इधर हम एस्पिन को देखते हैं जो अपने फादर से कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके पिता गुस्से में कहते हैं कि तुमने तो घर चला दिया है, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर एस्पिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है
लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों के साथ राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जिसे वो भयानक मॉन्स्टर उठाकर ले जाता है। इधर हम एस्पिन को देखते हैं जो अपने भाइयों के साथ जा रहा होता है। तभी उसे एक मिरर मिलता है जो कि टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे वो अपने पास रख लेता है। अब ये तीनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और वो किसी को मदद के लिए पुकार रही होती है। यहाँ पर एस्पिन उस लड़की को बचाने के लिए चले जाता है और उसके दोनों भाई राजकुमारी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम एस्पिन को देखते हैं जो उसी आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर अजीब सी दिखने वाली एक बुजुर्ग औरत है जो काफी दर्द में होती है और दर्द से करा रही होती है क्योंकि उसकी नाक काफी ज्यादा लंबी थी और वो एक पेड़ में फंस गई थी। ये देखकर एस्पिन उस औरत की मदद करता है और उसकी नाक बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर वो औरत एस्पिन से पूछती है कि इतने घने और डरावने जंगल में क्या कर रहे हो, तो एस्पिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस को ढूंढने आया हूँ। तभी वो औरत उससे कहती है कि सदियों पुरानी कहानी सच हो गई है, राजकुमारी को जरूर वो राक्षस ले गया है। और वो एस्पिन को बताती है कि उस राक्षस को एक तलवार से ही मारा जा सकता है। यहाँ पर एस्पिन उस औरत से उस तलवार के बारे में पूछने लगता है कि वो उसे कहाँ मिलेगी, तो वो औरत एस्पिन से कहती है कि वो तलवार जंगल के बीचों बीच एक बड़े से तालाब के अंदर है, लेकिन वो तालाब कुओं से भरा हुआ है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो उसे एक मैप देती है। अब एस्पिन तलवार की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एस्पिन के दोनों भाइयों को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गोल्डन सेब दिखाई देते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उठाकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ उनके पास आ जाती हैं और उनसे मजाक करने लगती हैं। दोनों उनसे कहती हैं कि तुम काफी थके हुए होंगे क्योंकि हम सभी तुम्हें काफी अच्छा खाना खिलाएंगे, इसलिए वो उन दोनों को गुफा के अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एस्पिन को देखते हैं जो नक्शे के रास्ते में बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने भी वही गोल्डन एप्पल होता है जिसे वो भी बिना सोचे समझे खाने लगता है और वो भी गुफा के अंदर आ जाता है। अंदर जाने पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर उसके दोनों भाई सुंदर लड़कियों के साथ खाना खा रहे होते हैं। उसमें से एक लड़की एस्पिन का हाथ पकड़कर उसे भी खाने के टेबल पर बुलाती है। जैसे ही वो खाना खाने वाला होता है तभी अचानक उसे खाने की जगह में कीड़े मकोड़े दिखने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सामने उसके एक लड़की आती है जो उसे उसी एप्पल को खाने के लिए कहती है, लेकिन वो देखता है कि बाहर भी उसके भाइयों को वो एप्पल खिला रहे होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये सब कुछ मोह माया है, इसलिए वो सिर्फ खाने का नाटक करता है और उसने सिर्फ एक ही एप्पल खाया होता है, इसलिए उस एप्पल का असर भी कम होने लगता है। तो वो देखता है कि वो खाना पूरी तरह से खराब है, साथ ही वो लड़कियां कोई खूबसूरत नहीं है बल्कि चुड़ैले हैं, इसलिए वो अपने भाइयों को चालाकी से वहां से लेकर बाहर आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं। लेकिन हम एस्पिन को देखते हैं कि वो कैसे भी करके अपने भाइयों को बाहर ले आता है। अब तीनों भाई आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक छोटा सा गांव मिलता है। यहाँ पहुँचने पर वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ एस्पिन अपने भाइयों को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे एक राक्षस प्रिंसेस को उठाकर ले गया है और अगर हमें उस राक्षस को मारना है तो हमें उस तलवार को ढूंढना होगा जिससे हम उस राक्षस को मार सकते हैं। इन तीनों की बातचीत चली रही होती है, तभी वहाँ पर राजकुमार फेडरिक आ जाता है, जो तीनों को गांव से इतना दूर देखकर समझ जाता है कि ये लोग राजकुमारी को ढूंढने आए हैं, इसलिए वो उनसे जबरदस्ती पूछने लगता है कि प्रिंसेस कहाँ है। लेकिन तीनों राजकुमार को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि राजकुमार उनके सामने कुछ पैसे डालता है और उन्हें लालच देकर पूछता है। तो एस्पिन का बड़ा भाई एस्पिन से कहता है कि इन्हें मैप के बारे में बता दो, जिससे राजकुमार समझ जाता है और उनसे वो मैप छीनने की कोशिश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि एस्पिन वो खाना उठाकर राजकुमार के ऊपर फेंक देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों भाई चालाकी से वहाँ भागते हुए नदी के पार चले जाते हैं और आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन आगे वो देखते हैं कि आगे रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो राजकुमार फेडरिक और उसके लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, इसलिए तीनों के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए तीनों पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं। अब क्योंकि नीचे नदी होती है इसलिए वो नदी के बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एस्पिन का बड़ा भाई एस्पिन पे गुस्सा होता है और उससे नक्शा छीन लेता है
अब थोड़ी देर ये नक्शे के बताए हुए रास्ते में जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो तालाब के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा कोहरा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि एस्पिन अपने भाइयों से अलग हो जाता है। वहीं पर हम एस्पिन के भाइयों को देखते हैं जिन्हें राजकुमार के लोग पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम एस्पिन को देखते हैं जिसे वो तालाब मिल जाता है और वो पानी के अंदर जाकर तलवार को ढूंढने लगता है और हम देखते हैं कि उसे वो तलवार भी मिल जाती है जिसे वो निकाल लेता है। और जब वो जंगल में अपने भाइयों को ढूंढने लगता है तभी वो देखता है कि राजकुमार ने उसके भाइयों को पकड़ लिया है। इसलिए हम देखते हैं कि उसके पास एक भालू का चमड़ा होता है जिसे वो पहनकर राजकुमार के लोगों को डराने लगता है। यहाँ पर राजकुमार के लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एस्पिन कुछ चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। इसी वजह से उसका वो कपड़ा नीचे गिर जाता है। इससे सभी लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर भालू नहीं है बल्कि वो एस्पिन है। इसलिए वो उसे भी पकड़कर अपने भाइयों के पास ले आते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजकुमार खाना बना रहे होते हैं, जिसकी खुशबू से वो मॉन्स्टर जग जाता है और वहाँ पर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। अब मॉन्स्टर की आवाज की वजह से सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस राजकुमार के कुछ लोग और एस्पिन के एक भाई को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर एस्पिन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने भाई की जान खतरे का कारण खुद को ही मान रहा होता है। यहाँ पर उसका बड़ा भाई उसे समझाता है कि हमें अब रोना नहीं है, हमें अपने भाई को बचाना होगा। यहाँ पर दोनों भाई मिलकर उस राक्षस की गुफा में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम गुफा के अंदर राजकुमार को देखते हैं जो राजकुमारी से मिलता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए उससे झूठ कहता है कि वो यहाँ पर उसे बचाने आया है और जल्द ही वो उस राक्षस को मार देगा। लेकिन यहाँ पर एस्पिन का भाई सारी बातें सुन लेता है और वो राजकुमारी को सारा सच बता देता है कि राजकुमार कैसे तुमसे पैसों के लिए शादी करना चाहता है और वो शादी के बाद तुम्हें मार देगा और पूरा राज उसका हो जाएगा। तभी राजकुमारी पूछती है कि तुम कौन हो, तो एस्पिन का भाई प्रिंसेस को बताता है कि दरअसल हम 3 भाई तुम्हें ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन राक्षस ने मुझे यहाँ पर उठाकर ले आया है। लेकिन मुझे मेरे भाइयों पर यकीन है, वो राक्षस को मारने के लिए वो तलवार लेकर जल्दी हमें बचाने के लिए आएंगे। इधर हम एस्पिन और उसके भाई को देखते हैं जो गुफा के अंदर चले जाते हैं। चलते चलते एस्पिन गड्ढे के अंदर गिर जाता है और वो अपने भाई और राजकुमारी से मिल जाता है। यहाँ पर राजकुमारी एस्पिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एस्पिन उन सबको गुफा से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता दिखाता है, लेकिन रास्ते में वो राक्षस सोया होता है, इसलिए वो उसे बिना उठाए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तीनों उसके ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजकुमार फेडरिक वहाँ से निकलने वाला होता है तो वो डर के कारण राक्षस के ऊपर गिर जाता है, इसलिए राक्षस उठने लगता है। और अब हम देखते हैं कि सभी लोग निकलकर पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन हम राजकुमार को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो गुफा के अंदर ही आ जाता है। इधर हम राक्षस को देखते हैं जो तीनों का पीछा करते हुए पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। वहीं पर एस्पिन अपनी तलवार निकालकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे मारने के चक्कर में वो तलवार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अब एस्पिन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है, इसलिए वो मॉन्स्टर एस्पिन की तरफ बढ़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि एस्पिन के भाई और राजकुमारी उस राक्षस के ऊपर पत्थर से हमला करने लगते हैं। लेकिन इसी समय हम एस्पिन को देखते हैं जो सूरज उदय होने का वेट कर रहा होता है, ताकि वो सूरज की किरणों को राक्षस की आंखों में डाल सके, जिससे उसकी आंखें जल जाएंगी और समय रहते वो वहाँ से भाग पाएंगे। लेकिन जैसे ही सूरज उदय होता है तो हम देखते हैं कि एस्पिन अपना मिरर निकाल लेता है, जिससे जैसे ही सूरज की किरणें उस मिरर पर पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि एस्पिन उस मिरर के रिफ्लेक्शन को राक्षस के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वो राक्षस जलने लगता है और देखते ही देखते पत्थर का बन जाता है। दरअसल ये राक्षस सूरज की किरणों में कभी भी बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि सूरज की रोशनी उसे पत्थर का बना सकती थी। इसी वजह से वो हमेशा रात में निकलता था और हम देखते हैं कि वो राक्षस पत्थरों में टूटकर बिखर जाता है और इसी वजह से ये सभी लोग खुश हो जाते हैं। राक्षस के मरते ही सभी लोग महल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर राजकुमारी को देखकर उसके माता पिता काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर एस्पिन के भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया होता है, जिसकी वजह से राजा उन्हें थैंक यू कहता है।
और उन्हें इनाम की राशि भी दे देता है। यहाँ पर एस्पिन अपने भाइयों के साथ अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ उसके भाई उसके पिता को बताते हैं कि एस्पिन के कारण ही उनकी जान बच पाई है, इसलिए एस्पिन के पिता उसे माफ कर देते हैं और अब वो अपना नया घर बनाने लगते हैं। वहीं पर मूवी के एंडिंग सीन में हम राजकुमार फेडरिक को देखते हैं, जो कि उसी बूढ़ी औरत से मिलता है जिसकी नाक लंबी होती है और उससे कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, तुम्हारी नाक कितनी लंबी है, और उससे महल जाने का रास्ता पूछता है। तो हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत उसे गलत रास्ता बताकर जंगल की तरफ भेज देती है, जहाँ पर राजकुमार फेडरिक को वही गोल्डन एप्पल मिलता है, जिसे वो भी बिना सोचे समझे खा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आ जाती है और राजकुमार फेडरिक को अपने साथ ले जाती है, और अब वो भी एस्पिन की भाइयों की तरह यहाँ पर फंस गया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहीं पर हमने इसके दूसरे पार्ट को भी एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जिसे देखना मत भूलिएगा।